6 अगस्त 1945 अमेरिका एकमात्र और पहला देश बन गया जिसने युद्ध के दौरान एटॉमिक बॉम्ब यूज़ किया था। यह बॉम्ब जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया गया था। यह बॉम्ब कितना खतरनाक था यह हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस बॉम्ब के डायरेक्ट गिरने पर ही लगभग 80,000 लोग अपनी जान दे चुके थे। वहीं 35,000 लोग रेडिएशन और हीट के प्रभाव से घायल हो चुके थे। हिरोशिमा पर बॉम्ब गिरने के 3 दिन बाद ही नागासाकी पर भी एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया, जिसने लगभग 40,000 से 80,000 लोगों तक की जान ले ली। और कुछ दिनों के बाद जापान ने अमेरिका को सरेंडर कर दिया। अभी जिस न्यूक्लियर बॉम्ब की बात मैंने आपसे की वह न्यूक्लियर बॉम्ब शायद बहुत फीका पड़ जाएगा उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के सामने जो आप आज इस वीडियो में देखने वाले हो। तो दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं इस नए एपिसोड को। न्यूक्लियर बॉम्ब के नाम में न्यूक्लियर वर्ड आता है, लेकिन वो बॉम्ब्स की एक फैमिली का नाम है। दोस्तों सभी बॉम्ब जो न्यूक्लियर प्रोसेस से ब्लास्ट होते हैं उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है। दोस्तों न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब व कोबाल्ट बॉम्ब भी आते हैं, इसलिए इन शब्दों को एक दूसरे के साथ कंफ्यूज ना करें। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि इन सभी बॉम्ब्स में से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका जवाब है हाइड्रोजन बॉम्ब। आइए इसे ज़्यादा विस्तार से जानते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर धमाका करने वाला मटेरियल 2 स्पेसिफिक एलिमेंट यूरेनियम और प्लूटोनियम से बनता है। एटम बॉम्ब व हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर यह दोनों एलिमेंट अलग अलग प्रोसेस से फटते हैं। दोस्तों इस बात को कुछ यूँ समझते हैं कि एटम बॉम्ब में इन्हें उतना गुस्सा नहीं दिलाया जाता कि ये फटने में जी जान लगा दें, लेकिन फिर भी एटम बॉम्ब कोई मामूली बॉम्ब नहीं होता, क्योंकि हम एक बार इसका परिणाम देख चुके हैं। दोस्तों एटम बॉम्ब के अंदर यूरेनियम और प्लूटोनियम को तोड़ने के लिए ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाया जाता, लेकिन फिर भी यह गुस्सा यूरेनियम और प्लूटोनियम को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन दोस्तों आखिर ये गुस्सा है क्या चीज़? दोस्तों साइंस के नज़रिए से यह गुस्सा और कुछ नहीं बल्कि जब मैटर टूटता है तो ऊर्जा निकलती है। यूरेनियम और प्लूटोनियम के टूटने से भी ढेर सारी ऊर्जा निकलती है और वहीं से काफ़ी तेज रोशनी, रेडिएशन और हीट निकलती है। मैटर के टूटने की प्रोसेस को विज्ञान फिजन कहता है, इसलिए एटम बॉम्ब को फिजन बॉम्ब भी कहा जाता है। और इसी चीज़ को हम आपको गुस्से के रूप में समझाना चाहते थे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब की। हाइड्रोजन बॉम्ब में यूरेनियम और प्लूटोनियम को बहुत सारा प्रेशर दिया जाता है। दोस्तों हाइड्रोजन बॉम्ब 2 बॉम्ब से मिलकर बनाया जाता है, जिसमें एक एटम बॉम्ब और दूसरा हाइड्रोजन बॉम्ब होता है। दोस्तों इस बॉम्ब में हाइड्रोजन की कुछ खास आइसोटोप डाले जाते हैं, इसलिए इसे हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जाता है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने इस बॉम्ब को थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस नाम दिया है। जब हाइड्रोजन बॉम्ब चलाया जाता है तब पहले एटम बॉम्ब फटता है। एटम बॉम्ब से पैदा हुई गर्मी और एनर्जी हाइड्रोजन पर इतना प्रेशर डालती है कि उसके एटम्स आपस में जुड़ने लगते हैं और बन जाती है हीलियम। लेकिन वजन के हिसाब से जितना हाइड्रोजन होता है उतनी हीलियम बन नहीं पाती। तो बचा पदार्थ गया कहाँ? जैसा हम जानते हैं कि पदार्थ कहीं गायब नहीं होता बल्कि एनर्जी के रूप में बदल जाता है। इस ऊर्जा से हाई लेवल की हीट, रेडिएशन व ताप निकलता है और एक सुपरसोनिक धमाका होता है। यह धमाका हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ने पर होता है, जिसे साइंस में फ्यूजन कहा जाता है।
दोस्तों वैसे तो हर देश को अपना बॉम्ब ताकतवर लगता है, लेकिन रियलिटी में किस देश का बॉम्ब सबसे ज़्यादा ताकतवर है? अब कोई आदमी बॉम्ब के पास जाकर तो नहीं देख सकता कि कौन सा तेज फट रहा है, लेकिन आइए बिना बॉम्ब के पास जाए यह जानते हैं कि कौन सा कितना डिस्ट्रक्टिव होता है। कोई न्यूक्लियर बॉम्ब कितना धमाकेदार था, इसे ऐसे नापते हैं कि कितने TNT फोड़ने पर ऐसा धमाका होगा। दोस्तों आपने कभी ना कभी ऐसे बॉम्ब तो देखे ही होंगे, इसी को TNT कहते हैं। यह ज़्यादातर माइनिंग और माउंटेन ब्लास्ट में यूज़ होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब की पावर यानी धमाके को TNT से कंपेयर किया जाता है कि कितना किलोग्राम TNT ब्लास्ट करने पर न्यूक्लियर बॉम्ब जितना धमाका होगा। हिरोशिमा पर गिरने वाला बॉम्ब यानी लिटिल बॉय, यह बॉम्ब 15 किलो टन TNT के बराबर था। वहीं नागासाकी में गिराया हुआ बॉम्ब यानी फैट बॉय 21 किलो टन TNT के बराबर था। पहले एटम बॉम्ब आया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे देशों में होड़ लगी थी, लेकिन पहला बॉम्ब अमेरिका ने बनाया था। 1952 में अमेरिका ने रूस को जलाने के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब का पहला परीक्षण कर डाला। इस परीक्षण में हाइड्रोजन बॉम्ब 10,000 टन TNT के बराबर था, लेकिन रूस बहुत उकसाया हुआ था और फिर 1961 में रूस ने जार बॉम्ब नामक हाइड्रोजन बॉम्ब का सफल परीक्षण किया। जार बॉम्ब 50,000 किलोग्राम टन TNT के बराबर फटा था। दोस्तों रूस का हाइड्रोजन बॉम्ब यानी जार दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब है। दोस्तों क्या आप बिलीव कर सकते हो हाइड्रोजन बॉम्ब के सामने एटम बॉम्ब की क्या औकात है? दोस्तों जापान में ही 21 और 15 किलोग्राम टन TNT के बराबरी ब्लास्ट हुआ था और वहाँ इतनी भारी तबाही आई थी। दोस्तों जरा सोचिए कि अगर ये बॉम्ब गलती से भी फट जाए तो कितनी तबाही और कितनी जानें जाएंगी। लेकिन हम सब यही चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों एक अकेला बम पूरी दुनिया तो तबाह नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि दुनिया में इतने न्यूक्लियर बम बना लिए गए हैं कि सब एक साथ चला दिए जाएं तो दुनिया सच में तबाह हो सकती है। अगर ना भी हुई तो बम के घातक रेडिएशन व हीट से धरती पर लाइफ की जड़ तक का नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों डूम्सडे डिवाइस का मतलब हाइपोथेटिकल वेपन या वेपन सिस्टम होता है जो लाइफ के साथ साथ किसी प्लेनेट को भी खत्म कर सकता है। ऐसा नहीं है कि परमाणु बम के परिणामों को देखकर उन्हें और ज़्यादा खतरनाक बनाने की कोशिश नहीं की हुई हो। आग, गर्मी, भूकंप और रेडिएशन से भी पेट नहीं भरा तो कोबाल्ट बम बनाने की बात हुई। यह एक ऐसा हाइड्रोजन बम होगा जिसमें कोबाल्ट बम भी रखा जाएगा। यह हाइड्रोजन बम से 10,000 गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। इनसे निकलने वाली रेडिएशन से बड़ी संख्या में लोगों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो जाएंगी। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका कोबाल्ट बॉम्ब को बनाने की सोच चुका है और वहीं रशिया ने इसे बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता। और शायद यही बॉम्ब डूम्सडे डिवाइस हो सकता है, ऐसा बॉम्ब जो दुनिया को खत्म कर सकता है, ऐसा बॉम्ब जिससे दुनिया ही खत्म हो जाए। लेकिन इन सब चीज़ों से किसी का भी भला नहीं होगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो ये बनाने की कोशिश करे उसी को ही TNT से उड़ा दो। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो समय समय पर लाता रहता हूँ।